आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो 3-4 इश्यूज़ होंगे उस पर हम बात करेंगे और 3-4 ही अहम इश्यूज़ हैं और उस अहम इश्यूज़ पे हमारी आपसे मीडिया से आज बातचीत होगी। खुसूसी तौर पर मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में इस केयर टेकर गवर्नमेंट में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे थोड़ी हम बातचीत करेंगे कि जो नई डेवलपमेंट हुई है, जो वाक़यात पूरे मुल्क में और ख़ुसूसी तौर पर अगर अमन अमान की बात सिंध में हो तो उसमें एक मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर तरीन फोर्सेस मौजूद हैं जो कि अंदरूनी और बैरूनी तौर पर दहशत गर्दों का मुकाबला भी कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको भी सही तरीके से टैकल कर रहे हैं। चाहे वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, हर जगह पे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, चाहे उसमें फ़ौज हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, सब बहुत ही एक अच्छे तरीके से उन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, सिर्फ सिंध का नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट आई उसमें कुछ ज़्यादा इनके फिगर्स में इजाफा हुआ, लेकिन अब सिंध में मैं समझता हूँ कि जैसे ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई और एक्शन लिए हैं तो काफ़ी हद तक कमी आई है, जिसके स्टैटिस्टिक्स भी मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये वर्बल बात नहीं कर रहा, इन सारी चीज़ों के मैं फिगर्स भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सिंध में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और अब पहले से 100% मैं नहीं कहूँगा कि सेटिस्फैक्ट्री, नहीं, पहले से काफ़ी बेहतर है। आज भी इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया हुसैन लंजार साहब और IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब इस वक्त भी उन इलाकों में मौजूद हैं। कल भी वो शिकारपुर वगैरह मौजूद थे, आज भी घुटकी में मौजूद हैं। कच्चे के इलाकों में वो खुद हर चीज़ को विज़िट भी कर रहे हैं। गुज़श्ता 15 रोज़ में घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर ज़िला में 13 मगवियों को बाजियाब कराया गया है। 13 जो लोग अगवा हुए थे उनको पिछले 15 दिनों में घोटकी, शिकारपुर, कश्मोर में 13 मगवियों को बाजियाब कराया गया है। घोटकी, कश्मोर में और कश्मोर में 8 और शिकारपुर में 3 मगवी जो हैं वो बाजियाब कराए गए हैं। एक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, हनी ट्रैप जिस तरह किया जाता है। 6 अफराद को हनी ट्रैप के ज़रिए अगवा होने से बचाया गया है। वो ऑलमोस्ट उस ट्रैप में आ गए थे, लेकिन कुदरती तौर पर पुलिस ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई की है, उससे उनको बचाया गया। इस वक्त भी जब हम बातचीत कर रहे हैं पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कच्चे में जो है वो टारगेटेड एक्शन जारी है और वो एक्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब चलती रहे, ये कंटिन्यू हैं और इंशाल्लाह कच्चे के हालात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उनमें बेहतरी आई है और यही इसकी कंटिन्यूटी रही इंशाल्लाह तो कच्चे के हालात में जल्दी हम लोग काबू भी पा लेंगे। अब मैं आ जाऊँ स्ट्रीट क्राइम पर। स्ट्रीट क्राइम पर अप्रैल की शुरुआती 15 दिन में कराची में पुलिस के हाथों 11 मुकाबले हुए और उसमें 11 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे गए हैं। सिर्फ अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ और आज 16 अप्रैल है ग़ालिबन, तो इन 16 दिन में कुल 11 लोग जो हैं वो पुलिस से मुकाबले मारे गए हैं। 60 ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किए गए हैं क्रिमिनल्स। मजमूई तौर पर इस अप्रैल में 104 क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया है सिंध पुलिस ने कराची से। गाड़ियों की चोरी में मुलविस 85 मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया, कार लिफ्टर्स जो हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ मुलजमान से 246 पिस्टल्स, 1 राइफ़ल, 2 शॉटगन और 2 दस्ती बम भी मिले हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल के ख़िलाफ़ पिछले एक हफ़्ते में पुलिस की कार्रवाई में एक हफ़्ते में सिर्फ जो है वो 6 स्ट्रीट क्रिमिनल्स मारे गए हैं और 33 ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए हैं। टोटल 59 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया गया है। पहले जो मैंने फिगर दी थी वो 1 अप्रैल से दी थी, ये अभी मैंने सिर्फ आपको लास्ट वीक की एक प्रोग्रेस आपको शेयर की है। कराची वेस्ट पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस राजा गैंग एक मशहूर है वहाँ पे, उसके 7 लोगों को मुलजमान को गिरफ़्तार किया है। इस तरह कराची सेंट्रल पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम के 8 वारदातों में मुलविस 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया है। क्यामाड़ी पुलिस ने मुकाबले के बाद 6 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया है जो कि स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे।
स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया का इशू है, कराची का भी इशू है, कराई और पूरी दुनिया के मेट्रोपॉलिटन जगहों का इशू है। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे पास सारे वो मौजूद हैं फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, लेकिन इस वक्त हमें फोकस करना है अपने शहर पे, अपने सूबे पे, जहाँ पे पीपल्स पार्टी की इस वक्त सिंध हुकूमत है, और वहाँ पे हमें हमारी कोशिश है, क्योंकि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि किसी भी किस्म से आवाम को कोई तकलीफ़ पहुँचे या आवाम को कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो है पुलिस की फुल कोशिश जारी है। ठीक है, चैलेंजेस हैं, महंगाई एक चैलेंज है, बेरोज़गारी एक चैलेंज है, और सबसे बड़ा जो हमारे पास इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनकी जो काफ़ी वारदातों में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। मर्डर की जो डकैतियों के दौरान जो मर्डर्स हो रहे हैं उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो इलीगल इमिग्रेंट्स वो भी पूरे पाकिस्तान का इशू, आपको पता है कि पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाह रही है, इससे पहले वाली गवर्नमेंट भी चाह रही थी, केयरटेकर गवर्नमेंट भी कोशिश की उसने कि इलीगल इमिग्रेंट्स को मुल्क से बाहर निकाला जाए ताकि ये सफाया हो सके और इस तरह के जो क्राइम्स हैं उस पर काबू पाया जाए। तो वो भी एक बहुत देरीना चैलेंज है। वो पुरानी अफगान वॉर से वो हम सबको उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोशिश हो रही है कि इन सारे क्राइम्स पे काबू पाया जाए। मैंने जिस तरह कहा कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि जी हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बने कोई भी स्ट्रीट क्राइम या कोई भी अगवा डकैती, लेकिन डेफिनेटली मुआशरे में कुछ जो इशूज़ हैं उस पर हमने बड़ी सीरियसनेस के साथ, हाँ कोताही तब होनी चाहिए जब आप देखें कि जी आप एक इशू है और गवर्नमेंट सो रही हो, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही तो फिर कोताही है। अगर गवर्नमेंट आराम से बैठी हुई है और उसको इग्नोर कर रही है फिर कोताही है। गवर्नमेंट लापरवाही से काम ले रही है फिर कोताही। लेकिन अगर गवर्नमेंट की सीरियसनेस, मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त भी ईद के दिनों से लेकर हमारे नए होम मिनिस्टर साहब, हमारे आईजी साहब इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली, चीफ मिनिस्टर जो है वो एक एक सूरत हाल को खुद जायज़ा भी ले रहे हैं, वो पर्सनली भी वो पुलिस को की मीटिंग्स कर रहे हैं। जब उन्होंने ओथ लिया है चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने पहली मीटिंग लॉ एंड ऑर्डर की सीएम साहब ने, और उन्होंने उनकी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं पुलिस को भी और तमाम इदारों को कि जी हर कोई अपने वो काम करे और ये जितने भी इस वक्त मुआशरे में इस तरह के चैलेंजेस हैं उनको फेस किया जाए। तो चीफ मिनिस्टर साहब पूरे इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब पर्सनली फील्ड में मौजूद हैं, आईजी पर्सनली फील्ड में मौजूद हैं। ये है सीरियसनेस और विल गवर्नमेंट की। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा इशू है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो मंशियात का इशू पूरे पाकिस्तान में है, इसी तरह मंशियात का इशू सिंध में भी है। और ड्रग्स में ख़ास तौर पर मैं आज जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं आई विश कि मैं जो मैसेज जाना चाह रहा हूँ वो लोगों को पहुँचे। ड्रग्स में एक ड्रग जो नई इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान में वो है क्रिस्टल एंड आइस, और ये इतनी ख़तरनाक ड्रग है कि अल्लाह ना करे अगर किसी भी शख्स का औलाद या कोई शख्स खुद उसका इस्तेमाल करता है तो उसका बिहेवियर जो होता है वो ज़ॉम्बी की तरह हो जाता है, और ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेवियर में फिर वो कुछ नहीं देख पाते, उनकी जो सोचने की सलाहियत है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। उसके हाथ में क्रिस्टल और ड्रग के इस्तेमाल करने वाले के हाथ में अगर पिस्टल होगी तो वो उससे किसी को फायर करेगा, कोई छुरी होगी, हथौड़ा होगा, कोई भी औजार ऐसा होगा, प्लास होगा, तो वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और उसमें ऐसे वाक़यात हैं कि क्रिस्टल और आइस के यूज़ करने वाले लोग जो हैं उन्होंने अपने वालदैन को मारा है, अपने भाई बहनों को मारा है, अपने पड़ोसियों को मारा है, और वो अपने उनके सोचने की जो सकत है वो क्रिस्टल और आइस के यूज़ करने वालों की ख़त्म हो जाती है। इसके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने सख्ती से अहकाम दिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने फुल मैंडेट दिया, क्योंकि मुझे जैसे ही एक्साइज एंड नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री मिली तो मैंने पहला काम, मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें बाद में ये करेंगे कि नारकोटिक्स की लानत को इस सूबे से पाक करना है हर सूरत में। और उसमें मैंने कहा कि मुझे पार्टी की लीडरशिप की मुकम्मल तौर पर ब्लेसिंग शामिल है, चीफ मिनिस्टर साहब की मुकम्मल तौर पर ब्लेसिंग शामिल है, और फिर हमने एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इस काम को शुरू किया है और इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। जिस तरह बाकी चीज़ों पर है इस पर सख्ती से ज़ीरो टॉलरेंस है। और उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमने एक्शन शुरू किया सिंध पुलिस का, खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब का, उनसे इजाज़त लेके ये काम शुरू किया। फिर होम मिनिस्टर ज़िया हुसैन लंजार साहब का, उन्होंने कहा कि जी हमारी पुलिस आपके इस एक्शन में भी आपके साथ रहेगी। तो ये एक नेकी का काम है। इसमें मैं आपको बता दूं, मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि जितने भी आपकी औलाद हैं मेहरबानी करके
अपने बच्चों की बिहेवियर पे नज़र रखें, उनके दोस्तों पे नज़र रखें, वो कहाँ उठ रहे बैठ रहे हैं उस पर नज़र रखें। हमने मेरी बहुत और अहम मीटिंग्स भी कुछ सिविल सोसाइटी से होने जा रही हैं, आज भी कुछ हैं, कुछ कल भी हैं। हम स्कूल्स के प्रिंसिपल से भी मुलाकातें करेंगे। कुछ थोड़ी बहुत हमें कानून साजी की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी करने जा रहे हैं। अभी मैं इसको अनाउंस नहीं करूँगा, जब वो कैबिनेट मंजूर कर देगी कि एक दो प्रपोजल्स हैं तो उसको भी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे ख़तरनाक चीज़ और कोई नहीं हो सकती। ये समझें कि आप एक सुसाइड बॉम्बर्स पैदा कर रहे हैं अगर इस तरह के क्रिस्टल आइस के यूज़ करने वाले इस सोसाइटी में जिस तरह जितनी स्पीड में आ रहे हैं। तो ये खुदा ना खास्ता ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी लानत भी है, और ये एक हमारी नौजवान नस्ल की जो है वो नस्ल कुशी मैं शामिल समझता हूँ, जो आइस और क्रिस्टल को लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ एक्शन जो है हमने लिया, मैंने जैसे बताया हमारे एक्साइज पुलिस ने लिया, नारकोटिक्स फोर्स ने, और सिंध पुलिस को मैं ख़ास तौर पर तारीफ़ करूँगा, क्योंकि सिंध पुलिस ज़्यादा इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्स हैं। एक्साइज की जो नारकोटिक्स फोर्स है उसको हम मौजूद है, लॉ में मौजूद है, उसको हम ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम हो रहा है, वो भी दिन रात हो रहा है। तो उस पर हमने जो है एक्शन अभी लिया है। उसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊं कि ईद के बाद से मंशियात के ख़िलाफ़ भरपूर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हमने वैसे ही शुरू कर दिया है, और क्रैकडाउन के दौरान पुलिस ने जो है जिस तरह एक्शन लिए, उसमें हैदराबाद में ही 2 गैंग्स के साथ इनकाउंटर पुलिस का हुआ, जिसमें 2 ड्रग माफिया के लोग जो है वो मारे गए। मुख्तलिफ अजला में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसे 148 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से मजबूरी तौर पर जो है वो 42 किलोग्राम चर्स, 12 किलोग्राम आइस, 10 किलोग्राम क्रिस्टल और 10,306 जो है लीटर जो है वो कच्ची शराब पकड़ी गई। कच्ची शराब से भी काफ़ी अमवात जो है हमेशा रिपोर्ट हुई हैं। गुटखा और मैनपुरी के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई की गई, जिसमें से 195 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान से 3,230 किलो मैनपुरी, 4,562 किलो गुटखा और 756 किलो गुटखा और मैनपुरी बनाने का सामान पकड़ा गया है। इसके बाद एक्साइज पुलिस ने जो है जो सेपरेट कार्रवाइयाँ की, एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने मार्च से अब तक टोटल 49 कार्रवाइयाँ की हैं। एक्साइज नारकोटिक कंट्रोल से 4,670 लीटर गैर कानूनी शराब इन्होंने बरामद की है। एक्साइज नारकोटिक्स कार्रवाई के दौरान 128 किलोग्राम चर्स भी पकड़ी है, जो कि मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ने एक्साइज पुलिस ने नाकों में पकड़ी, जो कि सखर में कार्रवाइयाँ की गई। और सबसे ज़्यादा चर्स जो रोहड़ी सखर में 60 किलोग्राम, कोरंगी में 26 किलोग्राम, जैकबाबाद में 5 किलोग्राम, कराची वेस्ट में 4 किलोग्राम पकड़ी गई। और एक्साइज की कार्रवाइयों से कराची में गिजरी में कार्रवाई की गई, जिससे एक क्रिस्टल का एक डीलर जो है वो गिरफ्तार हुआ। उस क्रिस्टल के डीलर ने एक्साइज पुलिस पे फायर किए, फिर जवाबी फायरिंग में वो खुद ज़ख्मी हुआ और वो जिना हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको ज़ख्मी हालत में जो है गिरफ्तार किया। एक्साइज पुलिस ने लाहौर से कराची कोकेन स्मगल करने की कोशिश में नाकाम बनाई, जिसमें एक नाइजेरियन शहरी ओनिका को गिरफ्तार किया गया। ये नाइजेरियन शहरी बाय ट्रेन जो है कोकेन लेकर लाहौर से कराची आ रहा था, और कराची कैंट पे एक्साइज पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन में उसको गिरफ्तार किया गया और उससे ये कोकेन जो है वो दरियाफ्त की गई है। ईद के बाद अब तक जो कार्रवाई में काफ़ी मकदार में जो आइस, हीरोइन और क्रिस्टल जो है वो पकड़ी है एक्साइज पुलिस ने। इसके अलावा कराची पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ करते हुए 188 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। मुलजमान के कब्जे से 86 किलो चर्स, 2 किलो आइस, 4.25 किलो क्रिस्टल और अफराद से मुख्तलिफ हीरोइन वगैरह बरामद हुई है। गुटखा मैनपुरी की तैयारी फ़रोख्त के केसेस में 236 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। तो ये वो कार्रवाइयाँ हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और जो नार्कोटिक्स की मैंने कहा उसमें हमें सिंध पुलिस ने और एक्साइज ने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो ये हमें इसमें कामयाबी मिली है। डेफिनेट चैलेंजेस बढ़े। नार्कोटिक्स में मैं चाहूँगा कि तमाम मीडिया के मीडिया हाउसेस, सिविल सोसाइटी इस मुहिम में हमारे साथ चले, क्योंकि जब मेरी ईद के दूसरे दिन भी हमने मीटिंग की है, ईद के दूसरे दिन नए सेक्रेटरी एक्साइज थे और हैदराबाद में मीटिंग हुई, डीआईजी हैदराबाद, पुलिस और सारे एक्साइज डिपार्टमेंट के जो डीजीज थे वो मौजूद थे। उन सबसे मैंने एक बात कही, मैंने कहा जी कि ड्रग्स के लिए आपने ज़ीरो टॉलरेंस करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर ये ज़ॉम्बीज़ हमने ज़्यादा पैदा कर लिए तो फिर ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा पूरे मुआशरे के लिए। और मैंने कहा कि आज अगर आप शुक्र करें और हम शुक्र करें कि हमारी औलादें
क्रिस्टल और आइस में नहीं है आज दिन तक, कल का कुछ नहीं कह सकते। तो ये आपको मैं गारंटी दे दूं, अगर इसको हमने नहीं रोका तो उनकी औलादें जो होंगी आपकी, वो 100% ये क्रिस्टल और ड्रग ये इसमें आइस में होंगी। तो इसको पूरे मुआशरे ने, इसमें मुझे मीडिया की भी हेल्प चाहिए, सहाफ़ी, हमारे क्राइम रिपोर्टर्स, हमारे बाकी सहाफ़ी, आपको जहाँ जहाँ पे इन चीज़ों की खबर मिलती है, हमने इश्तिहारी मुहिम भी चलाई है, उसमें हमने टोल फ्री नंबर्स दिए हैं, अखबारों में, टीवी चैनल्स में। बराए मेहरबानी उन टोल फ्री नंबर्स में हमें वो सारे डेटाज दें ताकि हम इस तरह की कार्रवाई कर सकें। लास्ट में एक चीज़ मैं दूंगा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स की, कि ट्रांसपोर्ट में एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायतों पर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाया जा रहा है। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने ख़ास तौर पे कहा कि ख़वातीन के लिए जो पिंक बसेज़ हैं उसके जो है नेटवर्क को बढ़ाया जाए। वो खुद उनकी वो ख्वाहिश थी कि क्योंकि ख़वातीन की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है पिंक बसेस का, तो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने जो है वो ख़ास तौर पे कहा कि जी इसको आप नेटवर्क को बढ़ाएं। तो उसमें अभी हम मीरपुर ख़ास में 20 अप्रैल को, मतलब 2-3 दिन के बाद 20 अप्रैल को, हमने जैसे पहले वादा किया था, मीरपुर ख़ास में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कराची में, हैदराबाद में, लाड़काना में और सखर में पीपल्स बस सर्विस चल रही है, अब पीपल्स बस सर्विस जो है वो मीरपुर ख़ास में भी शुरू होने जा रही है। और उसके अलावा कराची में ख़वातीन के लिए जो मखसूस पिंक बस सर्विस है वो भी जो है 19 अप्रैल से वो शुरू करने जा रहे हैं हम। कराची में 20 तारीख को मीरपुर खास का प्रोग्राम है, लेकिन 19 अप्रैल को, मतलब आज से 2 दिन बाद, कराची में मज़ीद 2 रूट शुरू करने जा रहे हैं। नई फ्लीट बसेस की जो है पिंक बस सर्विस की सिर्फ जो ख़वातीन के लिए मखसूस हैं, उनमें 2 नए रूट्स का इजाफा 19 अप्रैल को किया जा रहा है। और इसी महीने हमारी ख्वाहिश है कि जो आपकी ऑरेंज लाइन BRT है और ग्रीन लाइन BRT है, उसका एक कनेक्शन मिसिंग था। शुरू में ये भी तनकीदें आती थी कि ऑरेंज लाइन और इसको आपस में इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट शटल सर्विस चलवा रहे हैं कि जो भी पैसेंजर ऑरेंज लाइन का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रीन लाइन तक पहुंच सके और वो उसके कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। तो वो एक बहुत टफ फैसला था, मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन मैंने कहा जिस तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ये सख्त अहकामात हैं कि जी आपने आवाम को सफरी सहूलियात देनी, और ख़ुसूसी तौर पर इस महंगाई के टाइम पर, जब महंगाई पीक पर है, जब पेट्रोल की कीमतें पीक पर हैं, जब हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो आप मोटरसाइकिल के जो आप पेट्रोल डालते हैं उससे भी आपको सस्ता जो है वो ये बस सर्विस पड़ती है। तो ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि हम उन BRTs को करेक्ट कर रहे हैं आपस में। वो शटल सर्विस जो मैंने कहा वो शुरू की जा रही है। फिर रेड लाइन BRT, मुझे पता है कि इन फ्यूचर फिर सवाल आएगा, उसके जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो महंगाई की वजह से थे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व ऑलमोस्ट किया जा चुका है। ईद के बाद हमने कहा था, लेकिन फौरी हमारी कोशिश है कि एंड ऑफ दिस मंथ जो है, पूरी कोशिश है। तो हैं टेक्निकल इश्यूज़, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले नहीं है। जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रांस कराची एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उसको हम लोग रिजॉल्व करके, हमारी कोशिश है कि इस महीने उसका काम फौरी तौर पर दोबारा शुरू कर दिया जाए। एक और चीज़, और मज़ीद बसेस जो हैं वो भी पीपल्स बस सर्विस की कराची में पहुंच रही हैं। उम्मीद है कि अप्रैल के एंड में कुछ मज़ीद बसें वो भी पहुँचें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, येलो लाइन BRT अगेन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी हमारी कोशिश है कि उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो इसी महीने के एंड में हम शुरू कर जाएँ। तो ये आप देखें कि जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत आई है, तो जो ट्रांसपोर्ट क्या जिस तरह एग्रेसिवली हमने पिछले 2 साल में चीज़ें आना शुरू हो गई, तो एग्रेसिवली दोबारा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स, अभी 1 महीना भी हुकूमत को पूरा हुआ नहीं है, हमने वो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू कर दिए। और जिस तरह हमने पहले कमिटमेंट्स की थी, वादे किए थे, डेट्स दी थी, उसी तरह डेट्स दे रहे हैं, वादे दे रहे हैं कि अभी ये जो वीक है, ये इंशाअल्लाह ताला सिंध के लोगों के लिए, ख़ुसूसी तौर पर कराची के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट में अच्छी खबरें आएंगी, आवाम को मज़ीद सहूलतें मिलेंगी, आवाम को मज़ीद आसानियाँ मिलेंगी, और मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सकेगा। कच्चे वाला जो मसला है उसमें देखा ये क्या है कि वहाँ पे कबाइल सरकार जो है वो भी एक अंसर है।
वो कबायली जो सरदार हैं उन सरदारों से बात सिंधु हुकूमत क्यों नहीं करती कि भाई इन लोगों के हथियार डलवा दें? देखिए जी, अगर मैं बताऊं, कोई भी इन्वॉल्व, जीरो टॉलरेंस पे काम चल रहा है, जीरो टॉलरेंस चल रहा है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा उन डाकुओं की सरपरस्ती में या लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने में, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे हुकूमत एक्शन लेगी। अच्छा सही साहब साहब ये बताएं अब- कि आम तासर ये है कि दुनिया के बाकी शहर महफूज हैं, कराची सबसे ज्यादा यहाँ पर क्राइम हो रहा है, क्या वजह है कि कराची इतना महफूज नहीं है? बाकी मुल्क के दारुल हुकूमतें महफूज हैं, क्या वहाँ डकैता जो है वहाँ नहीं है या यहाँ ज्यादा आपने पैदा किया? अरबाब साहब, आपका सवाल जो है उस मेरे पास डेटा वो भी मौजूद है, रिकॉर्ड वो भी मौजूद है। मैं जानबूझ के वो बात नहीं कर रहा था क्योंकि फिर उसको फिर मीडिया नेगेटिव लेती है कि अगर मैं वो कंपैरिजंस करना शुरू कर दूं। हकीकत यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी। लेकिन अगर फैक्ट्स में जाऊं, जो जिस तरह आपने सवाल किया, तो मेरे पास वो फैक्ट्स मौजूद हैं कि आज भी दुनिया में इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स में 333 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 78 है। 333 कंट्रीज़ की जो क्राइम इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 78 है। तो मतलब 77 मुल्क और हैं जिनके शहरों में क्राइम कराची से ज़्यादा है। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, तो मतलब 77 मुल्क और ही हैं। और उसके बाद उसमें भारत का भी नाम है, यूएसए का भी नाम है, मतलब फ्रांस शायद हमसे ज़्यादा है। मैं अगर आपको मिसाल दे रहा हूँ, फ्रांस हमसे ज़्यादा है। और अगर मैं कुछ, मेरे पास वो डेटा है मौजूद, मैं वैसे पढ़ा नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि मीडिया फिर उसको उस नेगेटिविटी में ना ले जाके मैं कोई कंपैरिजन दे रहा हूँ, क्योंकि सवाल एक मीडिया की तरफ से आया है, तो फिर मेरा फ़र्ज़ है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर करूँ। अमेरिका के शहर में जो है शिकागो है, एटलांटा है, ह्यूस्टन है, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन, स्ट्रीट क्राइम जो है वो कराची से भी ज़्यादा, उसकी पोजीशन ज़्यादा ख़राब है। अगर फ्रांस का दारुल ख़ुरा जो पेरिस है, उसकी क्राइम इंडेक्स जो है वो कराची से ज़्यादा है। इस तरह ढाका, न्यू दिल्ली, खटमंडू, जोहान्सबर्ग, केप टाउन में भी क्राइम रेट कराची से आगे। कराची में मैं कहता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम जहाँ होता है, भले मीडिया उसको उठाए, लेकिन ये ऐसा तासुर ना हो कि कोई कैंपेन चल रही है, हम कोई कैंपेन चला रहे हो। ठीक है, अब मीडिया काम है निशानदेही करने की। हमने हमेशा क्रिटिसिज्म को, पीपल्स पार्टी ने या सिंध गवर्नमेंट ने वेलकम किया। हमने कभी क्रिटिसिज्म को ये नहीं कहा हमें कि हमारे इस्लाह के लिए हो, लेकिन अगर मीडिया क्रिटिसिज्म नहीं भी करेगी तो ये नहीं कि हम सो जाएंगे और हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करना। हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है। आप एज ए खबर करके ज़रूर चीज़ें चलें, एज ए कैंपेन करके चीज़ें ना चलें। ये मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है। बाकी यस, मैंने जिस तरह कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मुझे ये याद है यूके में एक दफ़ा मैं जरीदा पढ़ रहा था, एक दिन में सिर्फ लंदन में 500 मोबाइल फ़ोन जो वो छीने गए। तो मतलब ये पूरी दुनिया में कंपेरिजन, और मैं इस कंपेरिजन को मैं फिर बता रहा हूँ, आपके सवाल के जवाब में मैंने अरबाब साहब ये बात कही है, लेकिन मैं ये इसलिए कंपेरिजन नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई बरी ज़िम्मा हूँ या सिंध गवर्नमेंट बरी ज़िम्मा है या सिंध गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एक वाक्य को ठीक करना है, उसको एड्रेस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। कुछ लोग जो हैं वो मारे जाते हैं कराची में, उनके लवाकिन के लिए सिंध हुकूमत कोई पॉलिसी बना रही? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हुए जिसमें फूड डिलीवरी वाले या गरीब बंदे भी मर गए हैं, उनके कोई कंपनसेशन के इसके साथ साथ रिलेटेड सवाल ये है, स्ट्रीट क्राइम के मामले पर एमक्यूएम ज्यादा संजीदा है। वो कह रही है कि शहरों में डकैत जो है वो गाँव से लाए हैं। वो कह रही है कि सिंध कराची में काम करने वाले जो अफसर हैं वो मकामी नहीं है। ये सारी सियासत एमक्यूएम के। दो सवालों का जवाब देखिए जी, इसी में शामिल कर लीजिए। 50 बंदे शहीद हुए रमज़ान में और मजीद 3-4 बंदे शहीद हो गए ईद के दिनों में। कोई हुकूमती शख्स उनके घर नहीं गई, उनकी दाद रसी नहीं गई, कोई आपकी मकामी कदर नहीं गई। कम से कम जाके हौसला तो दे। ऐसा भी क्यों नहीं हो रहा? देखिए जी, मैं अब दोनों के सवाल मैंने सुने और बड़ी तफसीली मैं बताऊं कि जी आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है कि जहाँ पे अगर कोई स्ट्रीट क्राइम में कोई शहरी, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, शहादत हो जाती है, तो उसकी कंपनसेशन पर डेफिनेटली हम उस पर गौर करेंगे। और ये दिस इज़ अ वेरी वैलिड एंड गुड पॉइंट, और इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। देखिए, जो भी चीज़ जायज़ है ना, उसको बंदे को हमें मानना भी चाहिए उसको, ठीक है, उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। उसको मैं कोशिश करूँगा कि कैबिनेट में भी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैं इसका तस्करा करूँ, फिर जो हमारे लॉ डिपार्टमेंट वगैरह जो उसको रेफ़र करेंगे। जहाँ तक दूसरी बात आपने एमक्यूएम की बात की, एमक्यूएम के पास ये तासुब की बातें करने के सिवा बाकी बचा क्या, लेकिन एमक्यूएम ने सीखा कुछ नहीं है। इस इंतखाबात के अगर रिज़ल्ट एमक्यूएम देख ले तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को वाकई तौर पर जो है वो समझ जाना चाहिए कि वो आज कहाँ खड़े हैं।
उनकी अवाम में पजीराई कहाँ है, उनकी इसी तासुब की बातों की वजह से आज उनकी बहुत बुरा हाल है एमक्यूएम का हशर है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे बाकियों को कंसर्न्स हैं, एमक्यूएम भी करती है, कोई पार्टी करेगी, हमें उसको हम वेलकम करते हैं। ठीक है, जहाँ पे इशू हम कहते हैं ठीक है हम उसको एड्रेस करने तैयार हैं, लेकिन अगर उसको एज ए सियासी टूल पे एमक्यूएम ने इस्तेमाल करना है कि अब हम सोचेंगे, अब अपना लाए अमल देंगे, भाई जो उन्होंने लाए अमल आपने देना वो दे दें। आपके लाए एमक्यूएम के लाए अमल की परवाह नहीं है, ये अवाम के एक एक ग्रीवेंसेस की हमें परवाह है, अवाम के एक एक इशू की हमें परवाह है, अवाम को अगर कोई तकलीफ है उसकी हमें परवाह है। लेकिन अगर एमक्यूएम ने सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, सियासत करने के लिए, तासुब की सियासत करने के लिए चीज़ें करनी है, तो उसकी मैं समझता हूँ कि वो अवाम को भी पता है कि एमक्यूएम अभी कहाँ खड़ी हुई है, तो उसकी हमें इतनी वो इशू नहीं है। अच्छा, मैं एक मुबारकबाद भी दूंगा आपके एक रिपोर्टर ताहिर साहब को, ये 5 मरतबा माशाल्लाह जो है वो मैराथन रेस जीते, तो आप पूरी मीडिया सहाफ़ी को डॉन के ऊपर मैं मुबारकबाद अभी आपने क्रिस्टल की उसकी बात की, तो वो जैसे आपने बताया कि लाहौर से वो आ रही थी, तो वो ये बनती कहाँ पे है और यहाँ पे रूट्स कौन से हैं जहाँ पे जो सिंध में आती है, खासतौर पर कराची में आती है। दूसरी ये कि जो आपने गिरफ्तारियों की बात की है, अक्सर पुलिस या जो भी है वो केसेस बहुत कमजोर बनाती हैं और यही मुलजमान जो है वो थोड़े अरसे के बाद अदालतों से रिहा हो जाते हैं। फायदा क्या होगा इसका सर? देखिए जी, जो पुलिस का काम है और हुकूमत का काम, हुकूमत अपना काम करेगी। जो अदालतों का काम है उसमें डेफिनेटली हम करेंगे अपने लॉ डिपार्टमेंट की कोशिश के वो भी बात करें ऑनरेबल एडवोकेट जनरल साहब से और प्रोसिक्यूटर जनरल साहब से कि वो भी इस चीज़ को टेकअप करें कि जी इस तरह के लोगों को इतनी जल्दी बेल्स नहीं मिलनी चाहिए जो इस तरह के हीनियस क्राइम्स में मुलव्वस है। देखिए बात सुने, ये क्या, ये जहर बेच रहे हैं, ये समझे कि आपके पास एक एंथ्रेक्स टाइप की चीज़ बेच रहे हैं जिसमें जो भी इसको यूज़ करे वो उसका खैर नहीं है। इसको हमने रोकना है एज ए सोसाइटी। जहाँ से आ रही है डेफिनेटली यहाँ नहीं बन रही है, ये जहाँ से भी इस तरह की ड्रग्स आ रही हैं उसके लिए मेरी पर्सनली भी बातचीत हुई है इंटीरियर मिनिस्टर और हैं मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि ANF भी उनके पास महकमा है, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी कंसर्न, ही इज़ वेरी सीरियस। और मोहसिन नकवी साहब ने बोला हम जब बहुत जल्दी जो है ANF और एक्साइज की नार्कोटिक्स फोर्स जो हम लोग साथ बैठेंगे। मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दूँ कि कोई कितना भी ताकतवर हो, ड्रग्स पे और इस तरह के सिंथेटिक ड्रग्स जितने भी हैं इस पर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। जो लोग भी ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है फौरी तौर पर ख़त्म कर दे कार्रवाइयाँ। जो लोग भी ये सप्लाई कर रहे हैं उनको ये अल्टीमेटम है, चेतावनी है कि ख़त्म कर दें, इस फील्ड से आप हट जाएँ और ये ड्रग्स बेचना छोड़ दें, वरना जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे आपको बख्शेंगे नहीं। ड्रग की बात करेंगे या ड्रग की बात करें तो इस तरह की कई रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि गैर कानूनी जो मुकीम यहाँ पर खासतौर पे अफगानियों का जिक्र किया जाता है, तो इस हवाले से एक पॉलिसी भी बनी थी, फिर अब चुप हो गई है। क्या अफसल हुकूमत क्या करने जा रही है? क्योंकि आप दोनों साथ कर लो। वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने कहा था कि जो कच्चे में डाकू है उनको मकामी जो नुमाइंदे हैं उनको ज़बरदस्ती हासिल है। मैंने तो उस पर आ चुका हूँ बात पे कि कोई भी शामिल होगा अगर इसमें उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जो भी डाकुओं की सरपरस्ती कर रहा है। जहाँ तक इनका सवाल करूँ भाई, जो आपका सवाल है उस पर मैं क्लियर कर दूँ कि जी कोई भी, मैंने जैसे कहा कि ड्रग्स की ये सप्लाई हो रही है या जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स काफ़ी चीज़ों में मुलव्वस हैं, ड्रग्स में भी मुलव्वस हैं, स्ट्रीट क्राइम में भी मुलव्वस हैं, और इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई हुई है। अब और पूरी दुनिया में, और लोग अनफॉर्चुनेटली इसको भी लोग पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं जब हम इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं। पूरी दुनिया के कौन से मुल्क में आप बगैर पासपोर्ट, बगैर वीज़ा, बगैर शहरियत के रह सकते हैं? ये वाहिद हमारा मुल्क है जो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए सेफ हेवन बना हुआ था, जिस पे फेडरल गवर्नमेंट ने सीरियसनेस दिखाई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सीरियसनेस दिखाई। अब इस एक्शन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपने मुआशरे से ये स्ट्रीट क्राइम्स और ये ड्रग्स जैसी लानतें ख़त्म करनी है तो आपने इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स को फौरी तौर पर घर भेजना होगा। एक सवाल इधर से भी ले लें कि आपने भी कैसे कच्चे का जिक्र किया कि वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, और ये मसला आज से नहीं, बहुत पुराना है। हमारी फ़ौज ने श्रीलंका में जाके जो तामिल बागों ने ऑपरेशन किया और बड़ा बेहतरीन था, वो ख़त्म हो गए। तो आप पाक फौज से क्यों रिक्वेस्ट करते हैं? इस वक्त मौका भी अच्छा है, ताल्लुकात भी आपके बहुत अच्छे हैं कि वो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करें और इनका तमाम का कला कमा कर दें। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूँ भाई, मैंने आपने पूरी बात शायद सुनी नहीं। मैंने कहा कि इस वक्त पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर, सुन तो ले मेरे भाई, पुलिस और रेंजर्स जो है वो मुश्तरका तौर पर कच्चे में कार्रवाइयाँ कर रही है और कार्रवाइयों से फ़ायदा हासिल हो रहा है।
पाक फ़ौज भी हमारी अपनी फ़ौज है। खुदा न खासा अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए तो फिर बंदा गवर्नमेंट उस पर सोच सकती है, लेकिन इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि रेंजर्स भी जो है वो भी फ़ौज का एक इदारा है। रेंजर्स और पुलिस मिलकर जो एक्शन कर रही है उससे अच्छे नतायज सामने आ रहे हैं। संजय साहब की फरमाइश है कि अभी पुलिस ने जिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है वहाँ पर ये इंकशाफ भी किया है पुलिस ने कि एक ऐसा क्रिमिनल भी गिरफ्तार किया है जो 200 केसेस के अंदर इन्वॉल्व था। तो आप लोग क्यों नहीं देख रहे इस तरफ कि ये पूरा एक मुनज़्ज़म कारोबार है, इंडस्ट्री के तौर पर चल रहा है। वो लोग पहले छीना झपटी करते हैं, 200 केसेस में उसको यकीनी तौर पर जमानतें भी मिली होंगी तो वो वकला भी शामिल होंगे उसके अंदर, फिर उसके बाद उनका यकीनी तौर पर एक नेटवर्क भी पूरा उनका बना हुआ है। तो ये जो पूरा एक इंडस्ट्री के तौर पे चल रहा है, करोड़ों रुपए के मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, मोटरसाइकिलें छीनती हैं, बाहर जाती हैं, गाड़ी छीनती हैं, सिंध से बाहर जाती हैं। तो ये जो पूरे एक मुनज़्ज़म क्राइम है, इनको जड़ से उखाड़ने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए इस पे जहाँ तक मैं मोबाइलों की बात करूँ, भले आपने 200 केसेस की बात की, वो सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि इसीलिए ही हमारे पीजी साहब और एजी साहब जो है वो बात करेंगे मौजूदा अदलिया से भी कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। पहले भी ये एक राय थी कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स को 2-3 दफ़ा जब एक क्राइम में गिरफ्तार होता है उसको बक्कल लगाए जाएँ, जिससे उसकी लोकेशन और उसकी नकल हरकत जो है वो मॉनिटर की जा सके। वो भी प्रपोजल उसमें था। सेकेंडली आपकी बात थी इस पर कारोबार इसमें मोबाइल फ़ोन पे देखिए जी, एक तो फैसला कुछ कड़वे करने पड़ेंगे। सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन की ख़रीद व फरोख्त, असल में होता क्या कि ये मोबाइल फ़ोन जब आप चोरी होता है तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में ये बिकते हैं। अब वो जो ख़रीदार है दुकानदार, वो सिर्फ देख रहा है कि मुझे ये 5,000 कम में मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि बंदा बेचने वाला कौन है। आपको पता है कि शुरू में जब किसी के घर पे सोना चोरी होता था तो पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती थी तो जो सोना खरीदता था उसको भी गिरफ्तार करती थी। ये मैसेज अभी पुलिस को गवर्नमेंट की तरफ से गया है कि अब आप इस तरफ भी जाएं, उनको भी एक उन तमाम शॉपकीपर्स को पहले आप एक लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दें कि स्टॉप बाइंग यूज्ड फोन्स, आप उनकी खरीद को ख़त्म करें। और अगर वो नहीं मानते तो फिर अब अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया तो जो फिर वो पहले सुनार के साथ होता था कि सुनार ने चोरी का सोना खरीदा, तो फिर वो उस दुकानदार के साथ भी हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को भी खामखा जो है लोगों को तंग करते रहें और लोगों को जो है वो थानों में डालते रहें। गवर्नमेंट की विल ये है कि ये चीज़ें ख़त्म हो, और अगर आपने ये ख़रीदार इसके बंद हो गए मोबाइल फ़ोन तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी उस पर कमी आएगी। तो इस पर हमारी कोशिश चल रही है। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल दूँ, बाइक चोरी होती है ना, बाइक की कीमत क्या होती है? 30,000, 40,000, 50,000 रुपये। मोबाइल फ़ोन की आजकल कीमत क्या है? 2 लाख 2.5 लाख रुपए। तो बाइक चोरी से ज़्यादा ये मोबाइल फ़ोन आजकल लोगों के लिए फेवरेट बन गई, क्योंकि बाइक चोरी तो आप 30,000 की मोटरसाइकिल शायद उसको पुर्जे करके बेचोगे तो शायद 5-6 हज़ार में भी ना जाए। मोबाइल फ़ोन तो आपको फौरी तौर पर बड़े पैसों में जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमें उन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में दुकानदार जो हैं उनको भी थोड़े होश के नाखून लेने पड़ेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट उनको मैसेज भेज रही है। मैं कह रहा हूँ ट्रांसपोर्ट पे एक सवाल ले लें। आपने कहा येलो लाइन का मंसूबा शुरू कर रहा हूँ, पहले ही रेड लाइन आज़ाद बना हुआ है, काम उस पर रुका हुआ है, बारिश हो गई थी, बड़े प्रॉब्लम हो गए, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि जो रूट शुरू हो रहा है शराय फैसल पे शुरू हो रहा है। भाई कराची गुलशन मेमार का नाम भी है, सुरजानी का नाम भी है, वहाँ से कोई रूट टावर नहीं आ रहा। ग्रीन लाइन नुमाइश में ख़त्म हो जाती है, उसके आगे रूट नहीं है टावर तक, उसके लिए क्या करें? देखिए जी एक सवाल मेरे से भी ले लें, बाकी उसे 2-3 दिन ले लीजिएगा। हुक्म करो। ये सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो डिमांड की है फेडरल गवर्नमेंट से कि कॉटन की प्राइस जो है सपोर्ट प्राइस उसको बढ़ाया जाए, और इतना ही है कि 20% जो है वो कमी हुई है कॉटन की कल्टीवेशन। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत क्या किस तरीके से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से किस फोरम पे? देखिए आपको बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसलिए 1 मिनट मैं इनकी इजाज़त दे दूँ भाई को। जी ट्रांसपोर्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बताया उनको कि नए नए रूट शुरू हो रहे हैं। आपकी बात ठीक है, शारा फैसल मेन आर्टरी है, वरना मलीर से भी बसें चल रही हैं, वो भी शारा फैसल पे चल रही हैं। बाकी जगह गुलशन अदीद से बसें चल रही हैं, वो भी शारा फैसल पे आ रही हैं। तो गुलशन जोर से बसें चल रही हैं, वो भी आ। तो सारे जो है वो मेन इस आर्टरी में जमा हो रही है और टावर तक जा रही है। एक हमारी नई BRTs हैं, वो उनके रूट्स जो है बिल्कुल डिफरेंट है, तो उससे आवाम को हर जगह इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जब आपकी कॉटन की बात है, कमोडिटीज़ के लिए ये विजन सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही था,
जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 2008 में सदर पाकिस्तान बने, तब गंदुम पाकिस्तान इंपोर्ट करता था। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले किसानों को ये रिलीफ दिया, बोला जी गंदुम की एक सपोर्ट प्राइस, एक फिक्स प्राइस रखें ताकि लोग गंदुम की काश्त करें और पाकिस्तान को गंदुम जो है वो इंपोर्ट करनी ना पड़े। और वो फार्मूला इस तरह कामयाब हुआ कि पाकिस्तान गंदुम को एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान ने शुरू किया 2008 से 2013 के टाइम में, इसी पॉलिसी की वजह से। अब आपने कॉटन बात की, डेफिनेटली हमारे पास टेक्सटाइल का बहुत बड़ा सेक्टर इस मुल्क में इंडस्ट्री के में मौजूद है। कॉटन की अगर शॉर्टेज हो रही है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस की वजह से ही हो रही है। देखिए काश्तकार जो है ना, काश्तकार तो एक मासूम है, उसने सिर्फ उगाना, उसको आप बाय गन पॉइंट पे कुछ नहीं कारोबार करवा सकते किसी को भी, किसी को भी आप गन पॉइंट पे कारोबार नहीं करवा सकते। काश्तकार को अगर फ़ायदा होगा तो वो काश्त लगाएगा, और ये पॉलिसीज़ बनाना गवर्नमेंट का काम होता है। और यही एक अच्छी गवर्नमेंट होती है, यही अच्छी गवर्नेंस होती है जो पॉलिसीज़ इस तरह बनाए कि आपके मुल्क की इकॉनमी चल सके। लेट सपोज अगर आज खुदा न खासा सारे लोग कॉटन को उगाना बंद कर दें तो आपकी टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पहुँचेंगी। डेफिनेटली अगर सिंध गवर्नमेंट की ये बात है तो वो इसीलिए ही है, हम चाहते हैं कि सपोर्ट प्राइस हो कि ताकि इसकी बम्पर क्रॉप हो। बम्पर क्रॉप होगी तो लोग इस चीज़ पे आएंगे, कॉटन की तरफ आएंगे, और फिर आपके टेक्सटाइल मिल के लिए भी वो फायदा होगा। इसी तरीके से गंदुम जो है, इस साल भी गंदुम की बम्पर क्रॉप है, अल्हम्दुलिल्लाह गंदुम की वाफर मिकदार है। अगर गवर्नमेंट ये 4000 रुपये जो रेट हमने रखे थे, जो कि उस वक्त लोगों ने थोड़ी तनकीद की, फेडरल गवर्नमेंट ने तनकीद की थी, उस वक्त भी ये PDM की गवर्नमेंट थी, उन्होंने तनकीद की, पंजाब गवर्नमेंट ने तनकीद की कि यार आप 4000 रुपये रख रहे हैं गंदुम की प्राइस, जबकि जो है इससे हमारे नुकसान पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि फिर उसी फेडरल गवर्नमेंट ने 9000 रुपये की इंपोर्टेड गंदुम खरीदी, जो कि इस काबिल भी नहीं होती जो पूरे खाई जा सके, उसमें भी मिक्स करनी पड़ती है लोकल गंदुम। 9000 रुपये की उन्होंने खरीदी, और हमने अगर 4000 रुपये में अपने किसान को फ़ायदा दिया, तो आज उसका फ़ायदा ये है कि गंदुम वाफर मिकदार में बम्पर क्रॉप है। अनफॉर्चुनेटली अगर इसको ये नहीं किया जाता तो कल को गंदुम उगाना भी लोग बंद कर देंगे। तो आपने अपने मुल्क को के क्राइसिस को देखना है, चैलेंजेस को देखना है, और वो सिर्फ एक पॉलिटिकल अच्छी लीडरशिप ही वो फोर्स ही कर सकती है कि आपने किस तरह मुल्क की इकोनॉमी का पहिया चलाना है, किस तरह मुल्क के इन मसाइल को आपने देखना है। अच्छा जमाली सर, साहब, चूंकि टैक्स के हवाले से सवाल है, आपका डिपार्टमेंट है, तो यहाँ बंदरगाहें हैं जिनसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से सेल्स टैक्स मिला करना है, तो ये IIE फंड आपको मिलता है, कितना होता है, डेवलपमेंट पे खर्च होना है, ये कहाँ पे खर्च होता है, इसके बारे में जरा देखो हमारा एक सेल्स टैक्स का मसला जो है, सेल्स टैक्स का, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीस सिंध हुकूमत के जो है वो इस वक्त कोर्ट के उस पर पोजीशन में। हम चाहते हैं कि उसका मेरिट पे जल्द से जल्द फैसला हो, मेरी अपील होगी। और अब मैंने आते ही नए सेक्रेटरी साहब को भी मैंने ये कहा कि फौरी तौर पर उस केस को परसू करें ताकि वो पैसे सिंध का हिस्सा सिंध की तरफ आ सके। शरीफ साहब ये बताइए, खत्म करा लो बस, पंजाब की तरह हो गया, खत्म करा लो। गंदम की कीमत कम होगी और आटे की कीमत कम होगी। दूसरी ये कि आपके एक रूट नंबर 10 था जो लियारी के लोगों को या CPU या क्लिफ्टन तक लेकर आता था, अब उसको सिर्फ वहाँ तक कर दिया है गवर्नर हाउस ने, वहाँ से वो नुमाइश से आती है नहीं, देखिए CBO की तरफ अलग रूट चल रहे हैं, लियारी की तरफ अलग रूट चल रहे हैं। जब रोड बंद हाँ ठीक, लास्ट कर, अच्छा सॉरी रमज़ान में तकरीबन 60 अफराद को कत्ल कर दिया गया स्ट्रीट क्राइम के अंदर। सर इसमें एक जो थे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसर भी थे। देखने में ये आया है कि जो भी हाई प्रोफाइल केस होता है उसके मुलजिमान को फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया, अभी भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जो दीगर शहरी सर इसमें मारे गए स्ट्रीट क्राइम में, उनके कितने कातिल जो है वो अब तक पकड़े गए, कितनों को सलाखों के पीछे किया गया, इस बारे में बताएगा। दूसरा सर, कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था 2013 सितंबर में, उससे पहले क्राइम इंडेक्स में कराची का जो नंबर था वो 20 से नीचे था। उसके बाद जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 116 तक गया, अभी आप बता रहे हैं 78। तो आप इसको कराची ऑपरेशन को और तमाम तर कार्रवाइयों को इससे किस तरीके से रेट करते हैं? मेरे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। मैं बोला 78 नंबर पे हम लोग, तो 22 से 78 पहुँचे, तो ये इसमें जितना लेट नंबर है वो फ़ायदे में, आपके जितना कम नंबर वो फ़ायदे में नहीं है। ये आपने उसको दूसरी इंटरप्रिटेशन की है इसकी। खैर, जहाँ तक आपने बात की हाई प्रोफाइल केस की, मैंने भी बताया कि पुलिस ने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कितने क्रिमिनल गिरफ्तार किए हैं। सिर्फ इस अप्रैल के महीने में सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं और रिकवरीज भी हुई हैं। तो ज़रा पुलिस डे नाइट काम कर रही है। ज़रा कोई केस जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, कोई केस थोड़ा लेट डिटेक्ट होता है, लेकिन पुलिस की नीयत ठीक है। लास्ट कुछ आपका करना है। जब कराची में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, रेंजर्स को लाया गया था कराची में क्राइम को अपना हमारे अस्पताल के हवाले। अब तो मैं कराची पीपल्स पार्टी के हैं, वाटर बोर्ड उनके पास है, तो गैर कानूनी कनेक्शन का मामला खत्म हो गया। तो अब क्या ऑफिशियली आपने रेंजर्स को मैसेज दे दिया कि वाटर बोर्ड के और पानी के हाइड्रेट्स के मामले में आप लोग अब मदाखलत ना करें, हमारा एक डिपार्टमेंट पूरा मौजूद है। दूसरा ये कि जो आपने मंशियात की बात की, इसकी एक बड़ी आवाज़ का तालीमी इदारा है,
लेकिन जब से 18वीं तरमीम हुई है तालीमी, आज तक सिंध हुकूमत किसी एक तालीमी बोर्ड में कंट्रोलर और सेक्रेटरी नहीं लगा सकी आज तक, ना कोई चेयरमैन बर वक्त लगा सके हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आप लोग वाइस चांसलर नहीं लगा सके। तो ये मतलब आप लोग इख्तियार तो ले रही थे, लेकिन आज तक आप उन इख्तियार को मुकम्मल नहीं कर सके। दूसरा एक जो तारकिन वतन थे, इनके हवाले से पॉलिसी थी कि 15 अप्रैल को उनका भेजने का दूसरा मरला शुरू होगा, क्या वो शुरू हो गया या उसको एक्सटेंड कर दिया? आपने 3 सवाल पूछे, पूरा इंटरव्यू कर लिया, मैं आपको मुख्तसर चीज़ों में जवाब दूंगा। जहाँ तक वाटर बोर्ड का इशूज़ है, वाटर बोर्ड में इलीगल कनेक्शन के खिलाफ काम चल रहा है। मेयर कराची भी बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने दिन रात, आप उनको सड़कों पे भी देख रहे हैं, उनकी कोशिश भी यही है कि जो इस तरीके से इलीगल काम है वो ख़त्म हो, चाहे वो इलीगल कनेक्शन हो। और इलीगल कनेक्शन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं खुद ये मिनिस्ट्री रह चुका हूँ कि बड़े बड़े नाम फैक्ट्रियों के जो कि इलीगल कनेक्शन जो है अपने फैक्ट्री के कोई 200 300 मीटर नीचे ज़ेर ज़मीन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। दूसरा आपका सवाल था, नहीं, अगर जहाँ में ज़रूरत पड़ती है, देखिए रेंजर्स जो है वो हमारे इस मुल्क की फ़ोर्स है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम उनकी मदद लेते हैं और मज़ीद भी ज़रूरत पड़ी हम उनकी मदद लेंगे। खुदा न खास्ता किसी गैर मुल्क से हम नहीं मांग रहे, अपने हमारी अपनी इस मुल्क का हिस्सा है। तालीमी बोर्ड के अपॉइंटमेंट का है वो मुझे इसकी ऑनेस्टली स्पीच इतनी वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वाइस चांसलर सिंध हुकूमत लगाती है और वाइस चांसलर लगते हैं। थैंक यू। आपने पैसे दिला दिए इश्तिहारात के।